तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज को कवर किया था, जहां पर हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग होता क्या है, साथ ही साथ उसका सिग्निफिकेंट, इसका फायदा क्या है। आज के इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। जब मैंने आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज को पढ़ाया था तो उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो वो कॉमन एप्लीकेशन है, साथ ही साथ सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में और पेरेंटल के केस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करके फॉर्मुलेशन नहीं करी है तो वो हम देखेंगे। तो आज आपकी यूनिट नंबर 1 जो है कंप्लीटली कवर हो जाएगी। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बीसीएस से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एप्लीकेशन से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीएस का फुल फॉर्म होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज हम देखने वाले हैं बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। तो जो बीसीएस का फुल फॉर्म है, बी का मतलब होता है बायो फार्मास्यूटिकल, सी का मतलब क्लासिफिकेशन, एस का मतलब सिस्टम। सो बीसीएस स्टैंड फॉर बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बीसीएस में हम क्या करते हैं, ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। आई रिपीट, ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। और ड्रग्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो बीसीएस में, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, हम ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और वी कैन से हम ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी एज वेल एज डिसोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है, फिर ये बीसीएस का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एज वेल एज परमिएबिलिटी। तो देखो, सॉल्युबिलिटी आप क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी आपने पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट। एक गिवन सॉल्वेंट में हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट अंडर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट पीएच, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच जो है कांस्टेंट रहना चाहिए और आपको सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है कि आप कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। मान लीजिए यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो आप इस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट जो है डिसॉल्व कर सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर आपको लिखा है सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बी इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। इस लाइन को समझते हैं। देखिए, देखो, ड्रग की एबिलिटी, ये जो ड्रग यहाँ पर आ रही है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रग डाल रहा हूं, तो ड्रग की एबिलिटी की वो कितनी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और डिसॉल्व होके वो कहां पर आएगी, सॉल्यूशन में ही आएगी ना। तो ड्रग की एबिलिटी की वो कितनी जल्दी डिसॉल्व हो रही है हमारे मीडियम में, उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बी इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होने के बाद सॉल्यूशन में कितनी ड्रग है। ठीक है, तो ड्रग की एबिलिटी की वो कितनी जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो रही है, जितनी जल्दी वो डिसॉल्व होगी उतना जल्दी वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं परमिएबिलिटी की, कि परमिएबिलिटी क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फोस्फोलिपिड की। ठीक है, और आपकी जो ड्रग होती है वो लिपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए अगर उसको क्रॉस करना है इस सेल मेम्ब्रेन को। तो सपोज ये ड्रग है, इस ड्रग को लिपोफिलिक नेचर का होना पड़ेगा। ये ड्रग लिपोफिलिक नेचर होगी तभी ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा पाएगी।
तो ड्रग जो है लिपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए, तभी वो फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पेनिट्रेट करेगी। तो ड्रग की ये एबिलिटी है ना कि वो कितनी जल्दी अंदर क्रॉस हो पा रही है, तो उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पास द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर आप बोल लो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। तो एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन विच इज लिपोफिलिक। देखिए आप यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है परमिएबिलिटी की, कि ड्रग की एबिलिटी कि वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, उसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। जो जल्दी क्रॉस करेगी उसकी अच्छी परमिएबिलिटी। मान लीजिए दो ड्रग है, एक ड्रग यहाँ पर है, ये वाली ड्रग जो है नीचे वाली ये फटाफट क्रॉस कर रही है और ऊपर वाली ड्रग जो है धीरे धीरे क्रॉस कर रही है, तो परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा? इस वाली ड्रग की परमिएबिलिटी ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अपने साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है। तो सॉल्युबिलिटी एज वेल एज परमिएबिलिटी के बेसिस पे, आई रिपीट, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एज वेल एज परमिएबिलिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है ड्रग्स को। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, ड्रग्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। चलिए देखते हैं, इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इस टेबल को याद करने से पहले मुझे ये बताइए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन देखता है? देखो मैं तो देखता हूँ, ठीक है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, मुझे तो मजा आता है देखने में। स्पेशली जेठालाल और दया बहन, दोनों की अनोखी जोड़ी है। अब मैं वो सब यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो दया बहन है ना हमारी गरबा क्वीन, वो हर प्रोग्राम में क्या करती है? हालो हालो ए हालो, गरबा स्टार्ट कर देती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, हालो हालो, दया बहन बोल रही है हालो हालो, गरबा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हालो हा लो, ठीक है। अब बेचारा जेठालाल शुरू शुरू में तो बबीता जी को देख के जोश में रहता है, हाई जोश रहता है, पर फिर जैसी बबीता जी इधर उधर होती है उसका जोश जो है लो हो जाता है। ऐसे याद रख लो। तो 2 बार हाई है, 2 बार लो है, इस तरह से ये टेबल याद हो जाएगी। पहले तो दयाबेन कहती है हालो हालो, मतलब हाई लो, ठीक है। फिर जेठालाल आता है हाई हाई, क्यों? क्योंकि बबीता है। फिर जैसे ही बबीता जी गई तो जेठालाल भी लो। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये टेबल आपको याद रखनी है। अब देखो, ये है सॉल्युबिलिटी, ये है परमिएबिलिटी, और ये है इसके एग्जाम्पल, और ये है इसका क्लासिफिकेशन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। तो 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं। देखो, जो क्लास 1 की ड्रग होती है ना, क्लास 1 की ड्रग में सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है एज वेल एज परमिएबिलिटी भी अच्छी है। मतलब ड्रग जो है फटाफट सॉल्युबल भी हो जाएगा और ड्रग जो है फटाफट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर लेगा। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है, परमिएबिलिटी भी अच्छी है? तो उन ड्रग के नाम है मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोलोल। और ये आपने ड्रग्स 4th सेमेस्टर में पढ़ी होंगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में। ये दोनों ड्रग जो हैं बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। तो हमने देखा कि क्लास 1 की ड्रग जो होती है उनमें सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होती है, उनकी परमिएबिलिटी भी अच्छी होती है। उन ड्रग्स के एग्जाम्पल है मेटाप्रोलोल और प्रोपेनोलोल। अब देखो क्लास 2 की ड्रग, क्लास 2 में जो सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की वो कम होती है, पर जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी होती है वो हाई होती है। तो ध्यान रखना, क्लास 2 की ड्रग ऐसी ड्रग होती है जहां पर सॉल्युबिलिटी तो कम होती है पर परमिएबिलिटी, क्रॉस करने की एबिलिटी ड्रग की बहुत ज्यादा होती है, जैसे नेफिडिपिन और नेप्रोक्सेन। अब ये नेफिडिपिन क्या होता है? एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, ये भी आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री कोलॉजी में पढ़ा है 4th सेमेस्टर में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। तो देखो, ड्रग्स को याद रखो कि कौन सी ड्रग क्या काम आती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फार्मासिस्ट ही बनना है ना भाई, तो ड्रग का नाम तो याद होना चाहिए ना। और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा पूछा जाता है ड्रग्स से क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने देखा क्लास 1 में सोल्युबिलिटी भी ज्यादा है, परमिएबिलिटी भी ज्यादा है। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी कम है पर परमिएबिलिटी ज्यादा है। अच्छा हुआ हमने ये टेबल पहले ही याद कर ली दया बहन की मदद से, तो अब टेंशन नहीं है। अब देखो क्लास 3 की ड्रग्स, क्लास 3 की ड्रग्स के एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन और सिमेटिडिन। अब यहाँ पे सोल्युबिलिटी जो है हाई होती है, क्लास 3 के ड्रग में सोल्युबिलिटी हाई होती है, पर वहीं अगर मैं बात करूँ परमिएबिलिटी की तो परमिएबिलिटी इसकी लो होती है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को सही से क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसी कौन कौन सी ड्रग है? सिमेटिडिन, सिमेटिडिन आप पेप्टिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर के केस में लेते हैं। सिमेटिडिन एक एंटा एसिड होती है, जैसे रेनिटिडिन होती है वैसे ही सिमेटिडिन होती है। और दूसरी ड्रग है यहाँ पर मेटफॉर्मिन। क्लास 3 में सेकंड ड्रग कौन सी है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है एंटी डायबिटिक ड्रग होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लास 3 की ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है पर परमिएबिलिटी जो है लो होती है। अब बात करते हैं क्लास 4 के ड्रग की। जो क्लास 4 के ड्रग्स होते हैं उनमें सॉल्युबिलिटी भी कम है, परमिएबिलिटी भी कम है, जैसे टैक्सोल।
इसमें सोल्यूबिलिटी भी कम होती है, परमिएबिलिटी भी कम होती है। तो हमने देखा क्लास 1 की जो ड्रग है वहां पर तो बहुत ही बढ़िया है, सोल्यूबिलिटी भी अच्छी है, परमिएबिलिटी भी अच्छी है। तो यहाँ पे कोई सुधार की जरूरत है नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे ड्रग की सोल्यूबिलिटी भी अच्छी है, हमारे ड्रग की परमिएबिलिटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्लास 2 की। क्लास 2 में सोल्यूबिलिटी कम है, परमिएबिलिटी तो बढ़िया है। तो सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई सोल्यूबल नहीं हो रहा तो हम उसका पार्टिकल साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लिख लो पार्टिकल साइज छोटा कर सकते हो। पार्टिकल साइज छोटा करने से क्या होता है? सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो पार्टिकल साइज छोटा करोगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा और दोनों ही केस में आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। पार्टिकल साइज छोटा करने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी ड्रग की। साथ ही साथ आप यहां पर क्या कर सकते हैं? सोल्यूबिलिटी एनहांसर का यूज ले सकते हैं। सोल्यूबिलिटी एनहांसर क्या करेंगे? सोल्यूबिलिटी एनहांसर सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देंगे, नाम से पता लग रहा। वेट ए मिनट, सोल्यूबिलिटी एनहांसर, सोल्यूबिलिटी एनहांसर क्या करेंगे? सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देंगे। एग्जांपल अगर मैं दूं सोल्यूबिलिटी एनहांसर का, तो मैंने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है आपको, देखिए। सोल्यूबिलिटी एनहांसर के एग्जांपल आ गए आपके सोडियम स्टीरिएट एज वेल एज बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। आई रिपीट, सोल्यूबिलिटी एनहांसर के एग्जांपल है सोडियम स्टीरेट एंड बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम पार्टिकल साइज कम कर देंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे और सोल्यूबिलिटी एनहांसर का यूज ले लेंगे जिससे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाए। चलो, दोनों बातें हमें क्लियर हो गई। क्लास 1 क्लियर हो गई, क्लास 2 क्लियर हो गई। अब क्लास 3 देखते हैं। सोल्यूबिलिटी तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूबिलिटी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर क्लास 3 में आप देख सकते हैं परमिएबिलिटी, क्लास 3 की परमिएबिलिटी थोड़ी कम है। तो परमिएबिलिटी को बनाने के लिए, परमिएबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहां पर आपको परमिएबिलिटी एनहांसर्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे एडीटीए। एडीटीए जो होता है वो परमिएबिलिटी एनहांसर होता है, वो सेल मेम्ब्रेन में ड्रग को इजीली क्रॉस करवा देगा, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है जो परमिएबिलिटी बढ़ाता है वो होता है एडीटीए एज वेल एज साइक्लोडेक्स्ट्रिन। क्लास 3 में मैंने रेड कलर से ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइक्लोडेक्स्ट्रिन एज वेल एज एडीटीए, दे बोथ आर परमिएबिलिटी एनहांसर। ओके, अब क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4 में तो बड़ी दिक्कत है, सोल्यूबिलिटी भी कम है एज वेल एज परमिएबिलिटी भी कम है। तो यहां पर सोल्यूबिलिटी एनहांसर, पार्टिकल साइज कम, सरफेस एरिया ज्यादा, और परमिएबिलिटी कम है तो परमिएबिलिटी एनहांसर जैसे साइक्लोडेक्स्ट्रिन एज वेल एज एडीटीए, दोनों का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो ड्रग है वो सोल्यूबल भी हो पाएगी एज वेल एज परमिएबल भी हो पाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। इससे आप बहुत सारा लिख सकते हो। देखो, क्लास 1 ड्रग की अगर मैं बात करूं तो क्लास 1 ड्रग की ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जिनकी सोल्यूबिलिटी अच्छी होती है, परमिएबिलिटी अच्छी होती है, मतलब वो जल्दी सोल्यूबल हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देगी और अपना थेरेपेटिक एक्शन बहुत अच्छे से देगी, जैसे मेटाप्रोलोल और प्रोपेनोलोल। और अगर मैं आपको बात करूं कि मेटाप्रोलोल और प्रोपेनोलोल हम देंगे कैसे, तो आप इनको ओरली प्रीफर करना, क्योंकि ये ओरली आइडियल होती है। मैंने सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, ये जो ड्रग है क्लास 1 की, इनकी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा है, परमिएबिलिटी भी ज्यादा है। तो ये जो है डिसॉल्व हो जाती है रैपिड और एब्जॉर्ब हो जाती है रैपिड। डिसॉल्व भी जल्दी हो जाएगी, एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाएगी, अपना एक्शन भी जल्दी देगी और एक्सीलेंट प्रॉपर्टी रखती है। ओरल रूट जो है इनका आइडियल रूट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको किसी पेशेंट को मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोलोल देना है तो आप ओरल रूट को प्रेफर करोगे। क्लास 2 ड्रग की बात करें तो क्लास 2 ड्रग में क्या दिक्कत है? सोल्यूबिलिटी की कमी है। तो सोल्यूबिलिटी की कमी होने के कारण यहाँ पर ड्रग जो है डिसॉल्व होगी, वो स्लोली होगी। पर यहां पर परमिएबिलिटी तो अच्छी है ना, तो ड्रग सोल्यूबल धीरे होगी, पर ड्रग एब्जॉर्ब रैपिड होगी, फास्ट होगी। हमने टेबल देख के पता कर लिया। ठीक है, यहां पर आप कैसे देख सकते हैं? ओरल रूट से देख सकते हैं, इंट्रावेनर रूट से आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास 3। क्लास 3 में आपको पता है यहां पर परमिएबिलिटी कम है, तो यहां पर क्या होगा? सोल्यूबल आसानी से हो जाएगी पर एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगेगा। तो क्लास 3 की ड्रग जो होती है वो सोल्यूबल तो हो जाती है, ठीक है, ये देखो, डिसॉल्व रैपिडली, बट एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड। उसका एब्जॉर्प्शन लिमिटेड होता है क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन बहुत कम होती है, उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, दैट्स वाई इसकी बायो अवेबिलिटी हमारे पास इनकम्प्लीट ही आती है, क्योंकि ये सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगी ड्रग, तो क्या बायो अवेबिलिटी देगी? ठीक है, क्लास 4 की बात करें, क्लास 4 में डिसोल्यूशन भी कम होगा, परमिएबिलिटी भी कम होगी, इसका एक्शन भी कम आएगा, क्योंकि जो क्लास 4 की ड्रग होती है उसमें सोल्यूबिलिटी भी कम है एज वेल एज परमिएबिलिटी भी कम है, दोनों ही लो है। तो क्लास 4 की जो ड्रग्स है वहां पर डिसोल्यूशन रेट कम है, परमिएबिलिटी कम है, थेरेपेटिक एक्शन कम है, और यहां पर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रीफर नहीं करेंगे।
क्योंकि पहले से ही उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, पहले से ही उसकी परमिबिलिटी कम है, पहले से ही उसका एक्शन कम है। तो एक बात बताओ, अगर आप ओरली किसी टेबलेट को दोगे तो ओरली देने के बाद वो टेबलेट जाएगी स्टमक में, फिर उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, फिर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चल जाएगी, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए क्लास 4 की ड्रग को आप इंट्रावेनसली दो, सीधा आपकी वेन्स में इंजेक्ट करो। तो लिखा हुआ है इंट्रावेनस एंड अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रिफर्ड एज कंपेयर टू ओरल। ओरल नहीं करते क्योंकि वहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है, आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लास 2 में आपको क्या करना है, सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है। क्लास 3 में आपको क्या करना है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन को यूज करना है, एडीटीए को यूज करना है। और क्लास 4 में आपको क्या करना है कि जो भी आपने सेकंड में किया, थर्ड में किया, वही आपको करना है। क्योंकि सेकंड में आपने सोल्यूबिलिटी बढ़ाई, थर्ड में आपने परमिएबिलिटी बढ़ाई, तो दोनों ही कम थी ना फोर्थ में, तो दोनों बढ़ानी है। अब देखो बीसीएस क्लासिफिकेशन का फायदा क्या है। तो जो बीसीएस क्लासिफिकेशन होता है, अब हमें पता लग जाएगा कि किस ड्रग की सोल्यूबिलिटी कितनी है, किस ड्रग की परमिएबिलिटी कितनी है। तो ये हमें डोजेस फॉर्म बनाने के बहुत काम आने वाला है। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन जो है डिजाइन ऑफ डोजेस फॉर्म में बहुत काम आता है। साथ ही साथ रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर स्केल अप। स्केल अप का मतलब प्रोडक्शन एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अगर आपकी ड्रग का आपको नॉलेज है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी आपने करी हुई है, तो फिर पोस्ट अप्रूवल चेंजेस की क्या जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोस्ट अप्रूवल चेंजेस का मतलब हो गया कि आपकी जो ड्रग है वो मार्केट में तभी आई है जब उसने सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल क्रॉस करे हैं। तो फिर उसमें चेंजेस करने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने बीसीएस क्लासिफिकेशन को भी अच्छे से स्टडी करा है। ठीक है, तो देखो एप्लीकेबल इन क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, आ गई ना वही बात। ठीक है, साथ ही साथ एलिमिनेट्स द नीड ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट टू अननेसेसरी ड्रग एक्सपोजर। हम इसकी मदद से अननेसेसरी ड्रग को ह्यूमंस के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देंगे। ठीक है, बीसीएस का ये फायदा है, क्योंकि हमें पता है किसकी सोलिबिलिटी, किसकी परमेबिलिटी, तो फालतू ड्रग क्यों देनी है, फालतू ड्रग को एक्सपोजर क्यों देना है ह्यूमंस को। और अगर हम फालतू ड्रग का एक्सपोजर ह्यूमन को नहीं देंगे तो इससे हमारी स्टैंडर्ड बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। देखो, हेल्प इन मेंटेनिंग हाई पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपेटिक इक्विवेलेंस। तो ये सारे बेनिफिट्स है। ठीक है, एप्लीकेशन से बीसीएस के सिग्निफिकेंस है। तो ये बीसीएस क्लासिफिकेशन अगर आपको 5 में आता है तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, 10 में भी आप बहुत लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको टेबल वगैरह सब बता दिए। अब इसको एलिब्रेट करने का काम आपका, वैसे ये मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन की मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो भी हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से करके बनाएंगे। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी मतलब हमें ड्रग का पीएच, पीके, पार्टीशन कोफिशिएंट, सोल्यूबिलिटी, परमिएबिलिटी, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसका पॉलीमराइजेशन, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हम कोई भी ड्रग फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसका पार्टिकल साइज, शेप, फ्लो प्रॉपर्टी, डिसोल्यूशन, सोल्यूबिलिटी, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हमें ड्रग का सब कुछ पता है तो हम एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ऐसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं जो मोर सेफ हो, मोर स्टेबल हो, मोर प्योर हो, जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू अच्छी हो, साइड इफेक्ट कम हो, टॉक्सिक इफेक्ट कम हो, एडवर्स इफेक्ट कम हो, उसकी शेल्फ लाइफ तक वो स्टेबल रहे, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट तक वो बना रहे, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीएमई अच्छा हो, उसकी पोटेंसी अच्छी हो, उसकी बायो अवेबिलिटी अच्छी हो। तो ये सारा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अब आपको स्पेशल दे रखा है सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और पेरेंटल डोजेस फॉर्म। तो देखो, अगर आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी नहीं करी और अगर आपने सॉलिड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर कर लिया, मान लीजिए आपने टेबलेट बना ली बिना प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करे, आपने कैप्सूल बना लिया, आपने पिल्स बना ली, अलग अलग तरह के टेबलेट, कैप्सूल, पिल बना लिए बिना प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को करे, तो क्या दिक्कत आ सकती है वो देखो। आपको दिक्कत आ सकती है कि आपकी टेबलेट का थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, साथ ही साथ जो आपका टेबलेट है उससे ड्रग रिलीज सही से नहीं होगा और उसको बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो फॉर्मुलेशन में दिक्कत आएगी, फिर आपके टैबलेट से ड्रग रिलीज होने में दिक्कत आएगी, और तीसरा कि उसका थेरेपेटिक एक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में आप जानते हो सस्पेंशन, इमल्शन। और सस्पेंशन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सस्पेंशन में केक फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, जो पार्टिकल है वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, इस तरह से पार्टिकल जो यहाँ ऊपर थे वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, केक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, या फिर पार्टिकल जो है आपस में जुड़ के फ्लोक्यूल बना लेते हैं छोटे छोटे। तो ये सस्पेंशन की दिक्कत है। अब इमल्शन की क्या दिक्कत है वो देखो। इमल्शन की दिक्कत यहाँ पे मैंने बता रखी है। अगर आपने बिना प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के इमल्शन बना लिया तो यहाँ पर आपको दिक्कतें दिखेगी। जैसे अगर आपने इमल्शन बनाया तो आपके कोलासेंस हो सकता है, कोलेसेंस,
कोलेसेंस हो सकता है जहां पर जो पार्टिकल है वो जुड़कर बड़े बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर ब्रेकिंग हो सकती है, आप देख सकते हैं पार्टिकल इस तरह से सरफेस पे आ सकते हैं, या फिर फ्लॉक्यूलेशन हो सकता है, छोटे छोटे फ्लॉक्यूल बन सकते हैं सस्पेंशन में या इमल्शन में। क्रीमिंग हो सकती है, इसे हम बोलेंगे अपवर्ड क्रीमिंग, क्योंकि ऊपर की तरफ सारे पार्टिकल आके इस तरह से अटैच हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इमल्शन में, और ये प्रॉब्लम आपको सस्पेंशन में भी देखने को मिलेगी फ्लॉक्यूलेशन वाली। तो क्रीमिंग हो गया, आपकी कोलेसेंस हो गया, आपका ब्रेकिंग हो गया, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। जैसे आप देख सकते हैं फेज इन्वर्जन, लास्ट पॉइंट लिखा मैंने फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ऑयल इन वाटर इमल्शन बताया या बनाया, ऑयल इन वाटर इमल्शन आपने बनाया, पर फेज इन्वर्जन के बाद क्या हुआ, नाम से पता लग रहा फेज इन्वर्जन, फेज ही चेंज हो गया, तो वो ऑयल इन वाटर का वाटर इन ऑयल हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेज इन्वर्जन। उसके बाद आपका जो सस्पेंशन है, आपका जो इमल्शन है, हो सकता है फॉर्मुलेशन के बाद उसमें से फ्लेवर ही चला जाए। तो कई तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्रैकिंग, क्रीमिंग, अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग, सेटलिंग, कोलेसेंस, फेज इन्वर्जन, फ्लोक्यूलेशन, ब्रेकिंग, क्रीमिंग, क्रिस्टल ग्रोथ, केकिंग, हार्ड केक। तो बहुत तरह की दिक्कत आ सकती है आपके सस्पेंशन इमल्शन में। दैट्स वाई लिक्विड डोजेस फॉर्म की प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जरूरी है, सॉलिड डोजेस फॉर्म की भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जरूरी है, और पेरेंटल डोजेस फॉर्म की भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए पेरेंटल डोजेस फॉर्म आपने बना लिया, अब आपको इंजेक्शन से उस लिक्विड को पास आउट कराना है, तो पार्टिकल इतने छोटे तो होने चाहिए ना कि वो लिक्विड पास हो जाए वहां से, इस इंजेक्शन की नीडल से वो पार्टिकल पास आउट हो जाए। अगर आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी नहीं करी और आपने पार्टिकल साइज कुछ भी ले ली, पार्टिकल शेप कुछ भी ले लिया, और आपने पेरेंटल प्रिपरेशन बना दी, तो दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आ सकती है। पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है निडल से पास ही ना हो सकता है पास हो जाए तो हमें साइड इफेक्ट कर दे। तो हमें प्रॉपर करना है। हो सकता है आपने जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म बनाए हैं वो डीकलरेशन हो जाए, या फिर वहां पर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए। उन क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, उन क्रिस्टल को हम कहेंगे विस्कर्स, जो कि टिप ऑफ कंटेनर पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। पेरेंटल डोजेस फॉर्म में भी ध्यान रखना है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ये सारी एप्लीकेशन है प्री फॉर्मुलेशन की, और एप्लीकेशन ये सारी भी है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई है। तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अब मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होती है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्यों होती है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव गोल्स है, और प्री फॉर्मुलेशन स्टडी किस किस से अफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सारी एप्लीकेशन को एलोबरेट करना है, फिर ये सारा बताना है, सॉलिड, लिक्विड, फिर ये डायग्राम बनाना है, और फिर ये वाला बताना है। तो मोर एंड मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना रेगुलर अपडेट के लिए, और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको मीम देखने को मिलेंगे मेडिकल लाइफ से रिलेटेड। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इन तीनों की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करना। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।